हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने एक सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि डेली के 10-10 क्वेश्चन जो है वो सोल्व किए जाएं और बाद में जैसे ही आपके एग्ज़ाम आने वाला होगा तो उस दौरान जो मैराथन क्लासेज होगी वो भी यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ली जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक जैसे स्पेसिफिक कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो वो टॉपिक भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। यूजीसी नेट, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, यूपी में जो पीजीटी टीजीटी, दिल्ली के अंदर जो डीएसएसबी की आती है पीजीटी टीजीटी एचटेट, या जो भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो का लिंक है आपको टाइम पर अवेलेबल हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन ए JIT, बी TQM, सी MBO, डी BARS, ई PERT और F ERG। इनमें से कौन प्रबंधन की नई प्रवृत्तियां नहीं हैं? अगर हम बात करें प्रबंधन की नई प्रवृत्तियां नहीं हैं तो उसके अंदर आपके JIT है, TQM भी है, MBO भी है। इसके अंदर आपके एक तो F जो ये है ना ERG, ये आपकी प्रबंधन की नई जो प्रवृत्तियां वो नहीं है, और दूसरा है आपके BARS। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आपके यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो BARS है और जो ERG है ये दोनों आपके मैनेजमेंट की नई ट्रेंड्स नहीं है। चलिए इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। JIT, जस्ट इन टाइम, is an inventory management method in which goods are received from supplier only as they are needed. The main objective of this method is to reduce inventory holding cost and increase inventory turnover. जो JIT मेथड है वो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है। इसके अंदर जो गुड्स है उनको सप्लायर से रिसीव किया जाता है जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और इन्वेंट्री टर्नओवर को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है किस चीज़ की? जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरर है उसको डिटेक्ट करना, यानी कि उसकी जांच करना और उसको रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना। उसके लिए यूज करते हैं हम TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए TQM का यूज किया जाता है। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है? एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल है और इसका एम है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा और एम्प्लॉयज़ के द्वारा। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उससे जो वहाँ का मैनेजमेंट है और जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं दोनों ही एग्री करते हैं। और इसलिए इस थ्योरी के माध्यम से जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं उनके सामने सेट गोल्स होते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। नेक्स्ट है द BARS, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आई हुई है, आगे भी आ सकती है। ये एक स्केल होता है जो कि एसेस करता है न्यू एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, उनके बिहेवियर पैटर्न को। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं या जो ट्रेनीज आते हैं उनका किस तरह का बिहेवियर है उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए इस स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है PERT, प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक।
ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है जो कि यूज किया जाता है गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो टास्क दिया था वो कंप्लीट कितना हुआ है। पीआरटी चार्ट आर यूज टू प्लान टास्क विद इन ए प्रोजेक्ट। जो पीआरटी चार्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो भी टास्क होते हैं उनकी प्लानिंग के लिए। और इससे क्या होता है कि जो भी टीम मेंबर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके और जो उनको शेड्यूल दिया रहता है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है ईआरजी थ्योरी। ये एल्डरफर ने दी थी ईआरजी थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म है ई का मतलब एग्जिस्टेंस, आर का मतलब रिलेटेडनेस एंड जी का मतलब ग्रोथ। और ये थ्योरी किस काम आती है? दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट एम्प्लॉयज हैव मल्टीपल नीड्स दैट दे नीड टू सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली। यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो अपनी जो मल्टीपल नीड्स है उनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं। और ये क्या हेल्प करता है? जो मैनेजर है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो पीपल है उनको मोटिवेट करने में किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको वो जानता है। और इसलिए वो अपने जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको किस तरह से इंसेंटिव्स देने हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है वो करता है, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो हर टाइम मोटिवेट रहे। तो एक तरह से ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है। नेक्स्ट है फैमिली डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड बाय। जो फैमिली है वो बच्चे की पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। तो इसमें आपके फर्स्ट है कम्युनिकेशन, सेकंड मोल्डिंग, थर्ड डायरेक्टिंग और फोर्थ है कंट्रोलिंग। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उस बच्चे को बोलना नहीं आता है या जो भी बाहरी इन्वायरमेंट होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है और वो उस चीज़ के लिए एकदम नया होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अलावा जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है और जो आपसी कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स जब भी घर पे कोई आते हैं, मेहमान गेस्ट आते हैं उनके लिए बच्चे को बोलते हैं कि इनको आप विश कीजिए, या जो पेरेंट्स है मॉर्निंग में उठते ही पेरेंट्स को विश करना है, ये करना है। मतलब इस तरह से जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है मोल्डिंग। मोल्डिंग होता है ढालना, यानी कि जो बच्चा है उसको हम जिन परिस्थितियों में, क्योंकि बच्चा एक खाली स्लेट की तरह होता है, उस पर हम जिस तरह का लिखेंगे बच्चा वैसा ही हो जाएगा। तो बच्चे को जो मोल्डिंग है वो भी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की पर्सनैलिटी को। लेकिन जो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है वो फैमिली में नहीं होता है। यानी कि फैमिली के अंदर अगर हम बात करें कि परिवार का बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभावित करता है, तो परिवार जो है वो कम्युनिकेशन और मोल्डिंग द्वारा ही बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। जो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी के अंदर है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिसिप्लिन इज ए वे ऑफ इम्प्रूविंग। जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, सुधार का एक तरीका है। इसमें फर्स्ट है मैनरिज्म, सेकंड है एस्थेटिक सेंस, थर्ड है मॉरल वैल्यूज़, फोर्थ है एजुकेशनल वैल्यू। अगर हम बात करें मैनर्स की, मॉरल वैल्यूज़ की और एजुकेशनल वैल्यूज़ की, तो जो डिसिप्लिन है वो इन सारी चीज़ों में सुधार करता है। यानी कि बच्चे में मैनर्स अनुशासन के द्वारा ही सिखाए जा सकते हैं। बच्चे को हम बताएंगे कि आपको ये काम गलत है, ये काम सही है। अगर बच्चा वापस वो गलती करता है तो उस बच्चे को टोका जाता है, उसको कोई जो पनिशमेंट है वो दिया जाता है, ताकि जो बच्चा है उसमें वो जो उस चीज़ को दोबारा वो नहीं करे। इसी तरह से जो भी हमारी सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यूज़ होती है उसको भी बच्चे को सिखाने के लिए हम उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं। यानी कि इस तरह से रहना है, समाज में जाओ, परिवार में जाओ तो इस तरह से व्यवहार करना है। एजुकेशनल वैल्यू, जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो उस वहाँ पर भी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको स्कूल के ये नियम फॉलो करने हैं, इतने टाइम इतने बजे आना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, या जो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। जो भी स्कूल की जो भी एजुकेशनल वैल्यूज़ होती है। बात आती है एस्थेटिक सेंस की, तो एस्थेटिक सेंस का डिसिप्लिन से कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। जहाँ पर भी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दे रखा है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है राइट टू सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड। जो बच्चे हैं उनको जीवित रहने के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं?
फर्स्ट है राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, सेकंड है राइट टू एक्सप्रेस, थर्ड है राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और फोर्थ है राइट टू पार्टिसिपेशन। अगर हम बात करें सर्वाइवल की, सर्वाइवल का मतलब होता है कि बच्चे को जीवित रहने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो जरूरी चाहिए। तो हम बात करते हैं राइट टू बर्थ, बच्चे को जन्म लेने का अधिकार है और बच्चे को रजिस्ट्रेशन का अधिकार है, तो ये तो हो जाएगा आपके करेक्ट। नेक्स्ट है राइट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी कि बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति करने की का अधिकार। तो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये करेक्ट, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जब बच्चा स्वस्थ होगा, जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी बच्चा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, सर्वाइव करेगा, ये अधिकार भी बच्चे को है। तो इसका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो अब जहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं वो आपके करेक्ट ऑप्शन में आएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर भी दिख रहे हैं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नहीं है। अब हमें इन दोनों में से देखना है। अब नेक्स्ट है फोर्थ राइट टू पार्टिसिपेशन। अगर हम बात करें राइट टू पार्टिसिपेशन की, भागीदारी का अधिकार, तो भागीदारी का अधिकार बच्चे के सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके इनकरेक्ट होगा। तो जहाँ पर भी 4 आ रहा है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचता है ओनली बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग केमिकल्स यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर हेजार्डियस। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तो कौन से केमिकल्स जो है वो हेजार्डियस है। फर्स्ट है एजो कंपाउंड, सेकंड है एंजाइम्स, थर्ड है क्लोरीन कंपाउंड और फोर्थ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम बात करें एजो कंपाउंड की, तो एजो कंपाउंड जो है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें हेजार्डियस कंपाउंड पाए गए हैं। इसलिए अगर हम बात करें फर्स्ट एजो कंपाउंड की, तो एजो कंपाउंड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बाकी बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन। अब नेक्स्ट है एंजाइम्स, जो एंजाइम्स है उसको हेजार्डियस में नहीं रखा गया है, तो ये इसका इसमें नहीं आएगा, यानी कि जहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन है उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं बी और डी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन कंपाउंड, जो क्लोरीन कंपाउंड है उसको भी इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हेजार्डियस में काउंट किया गया है, तो इसका ऑप्शन थर्ड है वो भी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी हमें ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड मिल रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एंजाइम जो है इनको हेजार्डियस में नहीं माना गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेज आर यूज्ड इन चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के अंदर कौन से टांके का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है कमल कढ़ाई, सेकंड है नेगी, थर्ड है फंदा, फोर्थ है बिजली और फिफ्थ है पेचनी। तो जो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है वो लखनऊ यूपी की फेमस है, और इसके अंदर जो फंदा है, हमें फंदा जो है इसका कॉमन मतलब सबसे बेसिक स्टिच है, इसलिए हम जानते हैं कि फंदा तो इसमें होता ही है। तो जहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन नहीं है उनको आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ थर्ड नहीं है, यहाँ थर्ड नहीं है, ये दोनों आपके होंगे एलिमिनेट। अब आपके पास बचता है सिर्फ फर्स्ट और ए और सी। अब हम बात करें कमल कढ़ाई की। कमल कढ़ाई जो है वो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी का भाग नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचता है ऑप्शन सी सही। सी में आप देख लीजिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि फंदा, बिजली और पेचनी, ये तीनों ही चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के टांके हैं, जबकि कमल कढ़ाई और जो नेगी है वो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के टांके नहीं है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द मैक्रो हैबिटेट कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट है मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस, बायोलॉजिकल कंटेंट्स of the physical environment of the family system, biological contents of the physical environment of the personal system, economic actions of the family। प्रबंधन के लिए सिस्टम दृष्टिकोण की मैक्रो हैबिटेट अवधारणा में शामिल घटकों के नाम बताइए। यानी कि जो मैनेजमेंट की अप्रोच है उसमें जो मैक्रो हैबिटेट है उसमें कौन से घटक आते हैं। मैक्रो हैबिटेट का मतलब होता है कि वृहद लेवल पर, बड़े लेवल पर। अगर हम बात करें बड़े लेवल पर तो इसके अंदर आपके
फर्स्ट आ जाएगा मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस, सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपके मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली सिस्टम, और जो सेकंड है वो भी इसका करेक्ट हो जाएगा कि परिवार व्यवस्था के भौतिक वातावरण की जैविक प्रतियोगिता, जबकि जो व्यक्तिगत प्रणाली है वो इसके अंदर नहीं आएगा और परिवार के आर्थिक कार्य भी इसका हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ मेंटल फटीग आर, जो मेंटल फटीग है उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? डिक्रीज्ड अटेंशन, डिक्रीज मोटिवेशन, इंक्रीज मेंटल परफॉर्मेंस और इम्पेयर्ड परसेप्शन एंड थिंकिंग। अगर हम बात करें मेंटल फटीग की, मेंटल फटीग होती क्या है कि मानसिक थकान, जैसे हमारा किसी काम में मन नहीं लगना, हमारा जो मोटिवेशन है वो लो हो जाना, हम किसी भी काम को करना चाहते हैं लेकिन वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, यानी कि हम काम तो कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं, तो फिर वो जितना हम प्रोडक्टिव काम होना चाहिए उतना प्रोडक्टिव हो नहीं पाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं डिक्रीज अटेंशन, हमारा जो अटेंशन है उतना ध्यान हम नहीं लगा पाते हैं, तो इसका जो ए है वो हो जाएगा आपके सही। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड इंक्रीज मेंटल परफॉर्मेंस, हमारी मेंटल परफॉर्मेंस इसमें इंक्रीज नहीं होती है, तो इसमें जो थर्ड है, जिस भी ऑप्शन में थर्ड दिया हुआ है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड परसेप्शन एंड थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग यानी कि हमारी जो सोच है, हमारा जो परसेप्शन है वो भी इम्पेयर हो जाता है। ओबियसली हमारी जो मेंटल फटीग है उससे जो हमारा परसेप्शन और थिंकिंग है वो भी इम्पेयर हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट है अस्थमा अटैक्स इन चिल्ड्रन आर यूजुअली प्रोवोक्ड बाय फर्स्ट फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, बी टेलीविजन व्यूइंग, सी फूड एलर्जीज, डी सीजनल ट्रांजिशन। अस्थमा का अटैक जो है वो बच्चों में ज़्यादातर किन कारणों से होता है? अगर हम बात करें फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस की, तो अगर जो बच्चा है उसमें किसी भी तरह का फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस है तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट है। टेलीविज़न व्यूइंग, टीवी देखने से अस्थमा होने का कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन बी है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन बी है, यहाँ ऑप्शन बी है, यहाँ ऑप्शन बी है, हमारे पास सही आंसर। अगर हमें एक बी वाले का ही पता है कि बी ऑप्शन जो टेलीविजन व्यूइंग है वो इसका इनकरेक्ट आंसर है, तो आप अपना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फूड एलर्जी के द्वारा भी अस्थमा हो सकता है, और सीजनल ट्रांजिशन यानी कि जैसे ही मौसमी संक्रमण होता है तब भी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द डायमेंशंस ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी कंट्री आर, किसी भी देश की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के मापने के कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं? ऑप्शन ए है लॉन्गेविटी, बी है हैप्पीनेस, सी है नॉलेज और डी है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम बात करें लॉन्गेविटी यानी कि दीर्घायु, तो आयु के द्वारा हम जो ह्यूमन रिपोर्ट है उसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का हैप्पीनेस जो है उसको हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो जहाँ पर भी आपके बी ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। आपके ऑप्शन ए में, सी में और डी में, तीनों में ही बी ऑप्शन है, ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा करेक्ट ऑप्शन बी, इसमें आपके लॉन्गेविटी, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।